हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शशांक आईएएस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उनमें आप देखेंगे कि अब जो टॉपिक इस समय शुरू हुआ है वह है मौर्योत्तर काल। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल के पार्ट सेकंड पर हम पर चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम आपसे बात करेंगे। अपनी क्लास को मैं कंटिन्यू आगे बढ़ाऊं और गति दूं कि उससे पहले जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके बीच में लगातार आता रहता है, चलिए उस इंफॉर्मेशन के साथ अपनी क्लास को बढ़ाते हैं। अभी तक हमारे किसी भी विद्यार्थी ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, वो शशांक आईएएस के एप्लीकेशन को ट्रिगर एग्जाम टेक नीचे लिखा हुआ है और यहां पर आपको शशांक सर का इमेज दिख रहा है, यानी कि आपके अपने प्लेटफॉर्म का इमेज। तो आप यहां पर इस चीज को ध्यान देते हुए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उससे अधिक वो लाभ प्राप्त कर सके। यानी कि डाउनलोड माई एंड्रॉयड ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो बिल्कुल देर ना करें और एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और बेहतर लाभ प्राप्त करें। आइए अन्य इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में, इतिहास एक समग्र अध्ययन शशांक आईएएस आपके बीच में लेकर के आया हुआ है। कोर्स ड्यूरेशन 4 मंथ्स है और इस इतिहास एक समग्र अध्ययन के अंतर्गत हम लोग प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और भारतीय कला संस्कृति के साथ साथ विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण सेगमेंट पर चर्चा करेंगे। बहुत ही शानदार क्लास सहजता और सरलता के साथ आपके बीच में रखा जाएगा। किसी भी विद्यार्थी को कहीं पर भी कठिनाई आए तो आप मुझे दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बात फीस स्ट्रक्चर की करें तो टोटल फीस 1199 रुपए है संपूर्ण इतिहास के कोर्स का। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो मात्र 999 रुपए। यह पेमेंट आप गूगल प्ले स्टोर से भी कर सकते, यह पेमेंट आप जो है गूगल पे से भी कर सकते हैं और फोन पे से भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एप्लीकेशन पर पेमेंट करना चाहते हैं तो वहां पर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। बहुत ही सहज और सरल तरीके से आपके बीच में क्लास है और सबसे बड़ी बात है कि विद्यार्थियों के बीच में अभी तक जो फेथ बना हुआ है वो शशांक आईएएस निरंतरता के साथ निभाता रहेगा। चलिए हम लोग मौर्योत्तर काल की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मौर्योत्तर काल ये जो समय दिया हुआ है यहां पर तकरीबन 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 बीसी से लेकर के इतिहास में 300 ईस्वी तक का जो समय दिया हुआ है यहां पर तकरीबन आप देखेंगे 500 वर्षों का जो इतिहास है वह मौर्योत्तर काल के रूप में जाना जाता है। यहां पर एक बात और मैं आपको बता दूं, मौर्योत्तर का मतलब होता है मौर्य उत्तर, यानी कि मौर्यों के बाद का काल। तो विशेष रूप से आपको यहां पर ध्यान देना होगा, प्राचीन इतिहास में 2 ऐसे राजवंश हुए हैं जिनके नाम से उस समय के टाइम पीरियड को और शासन काल को अभिहित किया गया है। एक तो मौर्य और दूसरा गुप्त। तो यहां पर आप देखेंगे मौर्य काल और मौर्य काल के बाद जो सबसे बड़ा साम्राज्य दिखेगा वो गुप्तों का दिखेगा। इसके बीच में जो ब्रिज का काम कर रहा है वह मौर्योत्तर काल। इन मौर्योत्तर काल की हम बात करें तो इस मौर्योत्तर काल में आप देखेंगे कि भारत के क्षेत्रीय राज्यों यानी कि क्षेत्रीय राजाओं का भी राज्य और शासन रहा है और विदेशियों का भी आक्रमण हुआ है। उस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर याद करिए, जब मैंने आपको बताया था कि जब शासक कमजोर होगा, जब शासन सत्ता कमजोर होगी, केंद्र में बैठा हुआ नायक कमजोर होगा, तब जिन राज्यों पर उनका अपना नियंत्रण है वह राज्य स्वतंत्र होने का प्रयास करेंगे और इस तरह से कई क्षेत्रीय शक्तियों का अभ्युदय होना प्रारंभ हो जाएगा। और जब क्षेत्रीय शक्तियों का अभ्युदय होना प्रारंभ हो जाएगा तो निश्चित रूप से उनके अंदर आपस में प्रतिस्पर्धा होगी, वे आपस में लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि हर क्षेत्रीय शक्तियों के मन में आएगा कि मैं समूचे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लूं। ऐसे में एक तीसरे व्यक्ति की एंट्री होनी स्वाभाविक सी हो जाती है और तीसरा कौन है? विदेशी आक्रांता। आप याद करिए, जिस समय मगध साम्राज्य का अभ्युदय हो रहा था और मगध साम्राज्य में सबसे पहला राजवंश, पहला डायनेस्टी हर्यक वंश शासन किया। उसके बाद आप देखेंगे हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, देन नंद वंश, और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद। जब एक क्रूर निर्दयी शासक होता है, जनता त्राइमाम करती है तो उसके अगेंस्ट में बगावत होता है और आप देखेंगे कि कहानी बदलती है। हालांकि उस समय आप देखेंगे कि जब केंद्र का शासक वाहियात होता है, मैं सीधे स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, तब आप देखेंगे कि बाह्य आक्रांताओं की एंट्री होनी शुरू हो जाती है। इस तरह से आप देखिए, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के टाइम पीरियड की बात करें तो सिकंदर का आक्रमण हुआ और उससे पहले ईरानियों का आक्रमण हो चुका था। लेकिन जब घनानंद का समापन करके मगध में एक नए राजवंश की स्थापना होती है, इसको हम लोग मौर्य काल के रूप में देखते हैं, मौर्य राजवंश के रूप में देखते हैं, तब पुनः एक बार शासन सत्ता भारत की केंद्रीकृत हो जाती है और समूचे भारत में मौर्यों का शासन स्थापित हो जाता है। न सिर्फ समूचे भारत की मैं बात कर रहा हूं, बल्कि भारत के बाहर
अफगानिस्तान तक के क्षेत्र पर भी मौर्यों का नियंत्रण होता है। आपको याद होगा 305 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य युद्ध हुआ। हालांकि वह युद्ध हुआ नहीं था, क्योंकि सेल्यूकस की सेना मौर्यों की सेना को देख करके घबरा गई, मगध की सेना को देख करके घबरा गई, और आप देखेंगे शांति वार्ता प्रारंभ हो जाती है, यानी कि संधि हो जाती है। हालांकि वो संधि चंद्रगुप्त मौर्य के पक्ष में ही रहा, और चंद्रगुप्त मौर्य ने न सिर्फ सेल्यूकस की पुत्री कॉर्नेलिया हेलेना से विवाह किया, बल्कि दहेज के रूप में हम कह सकते हैं कि काबुल, कांधार, हेरात और मकरान जैसे राज्यों को प्राप्त किया। इस तरह से भारत का साम्राज्य भारत के बाहर तक, यानी कि मौर्यों का साम्राज्य भारत के बाहर तक फैल गया, और उसी परंपरा को बिंदुसार ने निभाया और अशोक ने। हालांकि अशोक की जो नीति थी, धम्म की नीति थी, कहीं न कहीं इतिहासकार ये मानते हैं कि अशोक की धम्म की नीति मौर्य शासन सत्ता को पतन की ओर उन्मुख कर देती है, और उसके बाद जो शासक आए वह कायर साबित हुए। कहा जाता है उन्हीं कायर शासकों में से मौर्य वंश का अंतिम शासक साबित होता है बृहद्रथ, जिसकी हत्या उसके ही अपने अमात्य सेनापति पुष्यमित्र ने की थी। अब आपको याद होगा कि पुष्यमित्र शुंग जो था वह मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके और एक नए राजवंश की स्थापना करता है। इसको शुंग वंश के रूप में जानते हैं। और आपको पता है कि शुंग वंश के बाद फिर निरंतरता बनती है, कण्व वंश आता है, सातवाहन वंश आता है, चेदी वंश आता है, वाकाटक आता है, और भी कई छोटे छोटे शक्तियों का अभ्युदय हो जाता है। जिस समय हिंदुस्तान में शुंगों का शासन रहा, जिस समय हिंदुस्तान में कण्व सातवाहन वंश का शासन रहा, उस समय विदेशी आक्रांताओं का भी भारत में प्रवेश हुआ, जिनमें आप देखेंगे कि कई सारी विदेशी शक्तियों का भारत पर आक्रमण होता है, जिनमें हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक शासकों का आक्रमण हुआ। उसके बाद आप देखेंगे शकों का आक्रमण हुआ, कुषाणों का आक्रमण हुआ, पार्थियों पहलों का आक्रमण हुआ। तो पूरे मौर्योत्तर काल को हम लोगों ने दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड किया। एक तरफ बाह्य आक्रांताओं का आक्रमण, उसको हम लोग देखेंगे, और दूसरी तरफ यहाँ की क्षेत्रीय शक्तियां जो अभ्युदय कर रही हैं उनको हम देखेंगे। तो चूंकि हमारी जो क्लास है अभी मौर्योत्तर काल पार्ट 2 चल रहा है, जिसमें हम लोग जो है यहाँ पर जो क्षेत्रीय शासक अभ्युदय किए, अपने राज्य और साम्राज्य का विस्तार किए, उन पर परिचर्चा कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने शुंग वंश के बारे में बात की थी। आज हम लोग कण्व वंश, सातवाहन वंश और प्रयास करेंगे चेदी वंश के बारे में बात करें। बहुत ही सहज सरल तरीके से हमारी अपनी क्लास होनी है। किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, यहां से आपका क्वेश्चंस बनना तय है। चाहे आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर स्टेट पीसीएस, या फिर आप देखेंगे कि लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए आप लाभान्वित होंगे। तो चलिए मौर्योत्तर काल पार्ट 2 के अंतर्गत हम लोग कण्व वंश से अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आइए कण्व वंश, मौर्योत्तर काल में यहां पर कण्व वंश से अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए कुछ ऐसे राजवंश होंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस न के बराबर बनता है। उन्हीं राजवंशों में कण्व वंश भी माना जाता है। कण्व वंश के संस्थापक की अगर हम बात करें तो इसका संस्थापक कौन है, हमारे विद्यार्थी बताते भी रहेंगे। इसका संस्थापक वासुदेव कण्व, वासुदेव कण्व, जो उसमें कमी नहीं आनी है। अगर आपने विश्वास और भरोसा जताया है तो हम भी, चाहे पूरी रात जग करके आपके लिए मेहनत करनी पड़े, हम भी करेंगे। और आपको पता है तो मौर्योत्तर काल में कण्व वंश की बात कर रहे हैं। इस वंश का संस्थापक वासुदेव कण्व है। सबसे मजेदार बात, कहा जाता है कि इतिहास स्वयं को दोहराता है। आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसके ही अपने अमात्य सेनापति, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक उसी तरीके से शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या किसने की, उसके अपने अमात्य सेनापति वासुदेव ने की थी। और इस तरह से देवभूत की हत्या कर वासुदेव ने जिस नए राजवंश की स्थापना की उसे कण्व वंश के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर संस्थापक वासुदेव कण्व। अब प्रश्न उठता है कि कण्व वंश का शासन काल कितने समय तक रहा है, तो आप यहां पर पॉइंट आउट कर लें। तकरीबन 75 ईसा पूर्व से लेकर के, और आप देखेंगे तकरीबन 30 ईसा पूर्व के मध्य जो है शासनकाल कण्व वंश के शासकों का रहा है। बहुत कम समय रहा, इसलिए यहां पर ना तो इन्होंने बहुत ज्यादा समाज को प्रभावित किया, ना राजनीतिक स्थिति को प्रभावित किया, ना तो अर्थव्यवस्था और ना तो धर्म में ही। तो इस तरह से यहां आप देखेंगे कोई विशेष क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। हाँ, इतना जरूर ध्यान देना है कि ये कण्व जो लोग थे वह ब्राह्मण थे। जिस तरह से आप देखेंगे शुंग ब्राह्मण थे, ठीक उसी तरीके से कण्व भी ब्राह्मण होते हैं। ठीक है, इस वंश के शासकों की अगर हम बात करें तो पहला शासक वासुदेव हो जाता है, ठीक है, जो संस्थापक है। वासुदेव के बाद अगर क्रम की निरंतरता की बात करें तो भूमिमित्र,
भूमि मित्र ये अगला शासक होगा। इसके बाद नारायण मित्र ये अगला शासक होगा। आप लोग नोट्स बनाते हुए चलेंगे। और आप यहां पर देखेंगे अंतिम शासक सुशर्मन होगा, सुशर्मन। और फिर इतिहास अपने आप को दोहराएगा। जिस तरह से वासुदेव कण्व ने देवभूत की हत्या कर शासन सत्ता को प्राप्त किया था, ठीक उसी तरीके से सुशर्मन की भी हत्या हो जाती है और उसके अपने ही अमात्य सेनापति के द्वारा। और सुशर्मन की हत्या कौन करता है? सिमुक करता है। कौन करता भाई? सिमुक करता है। सिमुक सातवाहन करता है। और इस तरह से सुशर्मन की हत्या कर सिमुक सातवाहन ने एक नए राजवंश की स्थापना कर डाली इतिहास में, जिसको जो है सातवाहन वंश के नाम से जानते हैं। पुराणों में इनको आंध्र कहा गया है, इसीलिए इन्हें आंध्र सातवाहन भी कह दिया जाता है। तो इस तरह से आप यहां पर देखेंगे कि कण्व वंश से जो प्रश्न आपका बनेगा वह बनेगा कि इसका संस्थापक कौन है? वासुदेव कण्व। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मन, जिसकी हत्या उसके ही अपने अमात्य सेनापति सिमुक ने की और एक नए राजवंश की नई पृष्ठभूमि तैयार की, जिसको सातवाहन वंश के नाम से जानते हैं, क्योंकि सिमुक का पूरा नाम सिमुक सातवाहन था। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र कहा गया है, इसीलिए इसे आंध्र सातवाहन भी कह दिया जाता है। मौर्योत्तर काल में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक तो शुंग वंश जिसको आप लोगों ने देखा, और दूसरा सातवाहन। तो सातवाहन को भी आपको बहुत व्यवस्थित ढंग से देखना है और आपके परीक्षा में क्वेश्चन सातवाहनों से बनना तय है। मैं फिर कह रहा हूं कि शशांक आईएएस प्रतिबद्ध है और शशांक सर भी आपके प्रति प्रतिबद्ध होंगे, चाहे जो भी हो जाए, कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो। हमारा प्रयास आई विल ट्राई माई बेस्ट बेहतर करने का होगा। जिस तरह से आपने ट्रस्ट किया है वैसे हम भी आपकी उम्मीद पर खरा उतरेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं सातवाहन वंश के शासकों की। आइए सिमुक सातवाहन से शुरुआत करते हैं। नए राजवंश आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन वंश आप लोग भी हमारे साथ पॉइंट आउट करते हुए चलेंगे। आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन। सुंदर तरीके से आप लोग क्लास नोट्स बनाएंगे और हमारे जितने भी विद्यार्थी समय क्लास कर रहे हैं हमारे अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में उसी निरंतरता को बनाए रखेंगे जैसे आप लोग लगातार बनाए रखे हैं। हारना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है, जोश सिलेक्शन आपको लेकर के रहना है। हम आपके साथ 24/7 बने रहेंगे। आप कहेंगे तो 2 से 3 क्लास में एक दिन में आपके बीच में रखूंगा, बस आपके अंदर जोश होना चाहिए। आइए आंध्र सातवाहन वंश के बारे में बात करते हैं। 30 ईसा पूर्व से लेकर के इनका जो शासन काल रहा है, 30 ईसा पूर्व से लेकर के तकरीबन 250 ईस्वी तक, 250 ईस्वी तक का जो शासन सत्ता रहा है भारत में, विशेष करके आप देखेंगे वह सातवाहनों का रहा है। तो 30 ईसा पूर्व से लेकर के 250 ईसा पूर्व तक का शासनकाल, यानी कि तकरीबन 280 वर्ष तक, तकरीबन 280 वर्ष तक जो है सातवाहनों का शासन रहा है। अब प्रश्न उठता है कि इन सातवाहनों की राजधानी कहां थी? तो यहां पर आइए हम बात करते हैं, इनकी राजधानी देख लेते हैं। राजधानी, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान यानी कि पैठन, पैठन। अच्छा एक बात बताइए, यहीं पर मैं आपसे एक जानकारी चाहता हूं। जब हमने आपको 6th सेंचुरी बीसी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद के बारे में आपसे बात की थी और 10 गणराज्यों के बारे में आपसे बात की थी, याद आ रहा है कि नहीं? 16 महाजनपद जिसके बारे में जानकारी हमें बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय, जैन साहित्य भगवती सूत्र, पाणिनि की अष्टाध्यायी और संगम साहित्य के अंतर्गत महाकाव्य शिल्पाधिकारम से हमें जानकारी प्राप्त होती है। उन 16 महाजनपदों के बारे में किसको किसको याद है? हमारे बहुत सारे योद्धा हमारी क्लास में क्लास करते रहते हैं। जी हां, अंग, मगध, काशी, कौशल, मल्ल, चेदी, मत्स्य, वत्स, कुरु, पांचाल, अश्वमत, अवंत, कंबोज, गांधार, सूरसेन। इसके अलावा हमने क्या बताया था? 10 गणराज्य, जिनमें पावा के मल, कुशीनारा के मल, रामग्राम के कोली, पिप्पलवन के मोरी, केसपुत्र के कालम, सुमसुमारगिर के बग, मिथिला के विदे, वैशाली के लिक्ष्य और कपिलवस्तु के शाक्य बज्र संघ के अंतर्गत आते थे। तो आप देखेंगे उन्हीं 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था और उस महाजनपद की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी। वह महाजनपद कौन था भाई? अश्मक महाजनपद था। अश्मक महाजनपद। देखिए पुरानी बातों को भी आपके बीच में रखने का एक कारण होता है, इससे कहीं न कहीं आपकी जो पुरानी क्लासेस हैं वो रिवाइज होती रहती हैं।
तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना होता है। तो यानी कि वही प्रतिष्ठान है, ये वही पैठण है। और ये जो आप सातवाहनों का जो शासन देख रहे हैं, जो जिनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, अगर इनके शासन क्षेत्र को देखा जाए तो आप यहां पर देखेंगे कि महाराष्ट्र प्लस आंध्र प्रदेश। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो और आपको मेरी मेहनत पर विश्वास हो तो लोगों के बीच में जरूर क्लास को पहुंचाइएगा। और आप ये भी बताइएगा अपने दोस्तों को कि लाइव क्लास रुक जाने के बाद दोबारा से हमने तुरंत अपने विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रख करके और हमने रिकॉर्ड क्लास आपके बीच में रखा। यह प्रतिबद्धता है शशांक आईएएस की और इस प्लेटफॉर्म की। तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, एक बात और आपको बड़ी बारीकी समझना है। जब आपने 6th सेंचुरी BC को देखा था, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के शासनकाल के दौरान कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा, तो आपने इस चीज को बारीकी से समझा होगा कि जो केंद्र बिंदु है शासन सत्ता का, वह मगध है और आसपास का क्षेत्र है। लेकिन पहली बार शासन सत्ता का जो केंद्र बिंदु है, अब वो दक्षिण भारत की तरफ जा रहा है। इस बात पर आप गौर करिए। आप देखिए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश, यहां तक का जो शासनकाल हुआ है, कहीं न कहीं वो केंद्र बिंदु में पाटलिपुत्र रहा, जो मगध राज्य की राजधानी हुआ करती है। लेकिन अब आप देखेंगे पहली बार ऐसा हो रहा है कि दक्षिण भारत की तरफ जो है शासन सत्ता का केंद्र बिंदु बन रहा है। यानी कि आप यहां पर इस चीज को देख सकते हैं। अगर इस मैप को मैं बताऊं तो अब आप देखेंगे कि अब दक्षिण भारत की तरफ शासन सत्ता का केंद्र बिंदु बनना प्रारंभ हो गया। इससे पहले मगध यानी कि पाटलिपुत्र के आसपास का क्षेत्र था। तो यह भी कई बार आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है, ठीक है। तो आंध्र सातवाहन वंश 30 ईसा पूर्व से लेकर के 250 ईस्वी तक का भारत में जिसकी शासन सत्ता की आधिपत्य रही, वह आंध्र सातवाहन कहलाए। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठण थी और इनका क्षेत्र जो था वह महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश था। प्रश्न उठता है कि ये सातवाहन थे कौन? क्या ये स्वतंत्र शासक के रूप में इनका अभ्युदय हुआ या किसी न किसी के अधीन सामंत थे? तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो सातवाहन थे ये सामंत हुआ करते हैं। क्या हुआ करते? सामंत का मतलब एक तरीके से अधीन शासक। हम आगे सामंतवाद पर चर्चा विस्तार से करेंगे। सामंत और किसके? कण्व वंश के रूप में हम देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या जो है सिमुक ने की थी, तो कहीं न कहीं उनके अधीन थे और इनका अमात्य था। तो इसको आप यहां पर इस चीज को समझेंगे। खैर, अब सिमुक सातवाहन के द्वारा जिस राजवंश की नींव रखी गई उसके बारे में आइए हम बात करते हैं विस्तार से। यहां पर हमारे विद्यार्थियों को किसी को भी कोई प्रॉब्लम, तो यह भी ध्यान रखना है कि सातवाहनों को आंध्र कहां कहा गया है? पुराणों में। थोड़ा सा यह भी आप ध्यान दीजिए, पुराणों में। तो पुराणों ने इन्हें आंध्र कहा, इसीलिए इस राजवंश को आंध्र सातवाहन कहा गया। प्रश्न एक और उठता है कि किस जाति के थे और किस धर्म को इन्होंने महत्ता दी? तो यहां पर एक पॉइंट और लिख लीजिए, इनकी जाति थी ब्राह्मण जाति के थे ये लोग, ब्राह्मण जाति के लोग। और धर्म साहब इनका क्या था? धर्म भी आप देखेंगे कि भागवत धर्म कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि ब्राह्मण धर्म सीधे। तो यहां पर आप देखें, इसीलिए तो मौर्योत्तर काल को साहब ब्राह्मण काल के रूप में भी जाना जाता है, ब्राह्मण साम्राज्य के रूप में भी जाना जाता है। तो यहां पर आंध्र सातवाहन से हम लोगों ने जो बात की, राजधानी प्रतिष्ठान या पैठण, 30 ईसा पूर्व से लेकर के 250 ईस्वी तक का शासनकाल आंध्र सातवाहनों का रहा। इनका क्षेत्र विशेष करके महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश रहा, ठीक है। अब आइए सिमुक से अपनी बात को शुरू करते हैं। और देखिए, सिमुक से कोई विशेष प्रश्न नहीं आता है। इस वंश का पहला महान शासक शातकर्णी प्रथम होता है। तो सिमुक संस्थापक हो गया। कहां है भाई सिमुक? कहां है आप? सिमुक गायब हो गए। चलिए पहले यहां पर संस्थापक को लिख लेते हैं। संस्थापक कौन है? संस्थापक सिमुक सातवाहन, संस्थापक सिमुक सातवाहन। सिमुक सातवाहन ये संस्थापक हैं। लेकिन पहला महान शासक, प्रथम महान शासक, प्रथम महान शासक शातकर्णी प्रथम, ठीक है, शातकर्णी प्रथम मानेंगे। अब हम लोग शातकर्णी प्रथम से अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यहां तक आप लोगों ने पॉइंट आउट कर लिया। निश्चित रूप से आपको क्लास में मजा आने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं कि हमारी संस्था इस बात के लिए जानी जाती है कि किसी भी टॉपिक को प्रयास किया जाता है कि सहज और सरल तरीके से अपने उस अंतिम विद्यार्थी तक मैं पहुंचाऊं जो कठिनाई महसूस करता और सहज हो जाए इस विषय में। तो चलिए शातकर्णी प्रथम से अपनी बात को हम लोग शुरू करते हैं। शातकर्णी प्रथम
आप लोग भी हमारे साथ पॉइंट आउट करते हुए चलेंगे। सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम में 2-3 बातें। पहला तो 2 अश्वमेध यज्ञ एवं राजसूय यज्ञ इन्होंने किया था। पॉइंट आउट करिए, 2 अश्वमेध यज्ञ, 2 अश्वमेध यज्ञ, और प्लस क्या किया था भाई, राजसूय यज्ञ किया था। राजसूय यज्ञ किया था। यह भी कई बार पूछा जाता है, क्वेश्चंस आया था कि सातवाहन वंश के शासकों में कौन कौन से शासक हैं जो अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो मैं फिर कह रहा हूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भाई, सभी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी क्लास होती है, क्योंकि मैं आपको मौर्योत्तर काल के सामाजिक स्थिति के बारे में बात करूंगा, मौर्योत्तर काल के धर्म, अर्थव्यवस्था, राजनीति के बारे में भी बात कर रहा हूं, तात्कालिक सिचुएशन में और बाद के समयों में मौर्योत्तर काल की स्थिति का क्या प्रभाव पड़ा उस पर भी मैं बात करूंगा। तो आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जुड़ सकते हैं किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, दिए गए नंबर पर आप मुझे मैसेज कॉल जरूर कर सकते हैं। तो सातकर्णी प्रथम जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए और 1 राजसूय यज्ञ किया। सातकर्णी प्रथम की जो रानी थी, ठीक है, उनका क्या नाम था? कौन सा विद्यार्थी हमारा बताएगा? उनका नाम था, अब समझ में आ रहा है, नागनिका। तो इनकी रानी थी नागनिका। चलिए रानी नागनिका का नाम यहां पर लिख लेते हैं, नागनिका। कहा जाता है रानी नागनिका का एक अभिलेख है, ठीक है, इनका एक अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन। कई बार पूछा गया है, रानी नागनिका का एक अभिलेख है, उसका नाम क्या है भाई? कौन बताएगा? उसका नाम नाना घाट अभिलेख। इनका एक अभिलेख है जिसका नाम है नाना घाट अभिलेख। नाना घाट अभिलेख। अब आपके मन में आएगा कि सर ये नाना घाट अभिलेख, इसके बारे में आप क्यों बता रहे हैं? दरअसल इसी नाना घाट अभिलेख में जो है इस बात का उल्लेख है कि बौद्ध और ब्राह्मण इन दोनों को भूदान देने की। कई बार प्रश्न आता है कि सबसे पहले भूमिदान की परंपरा की शुरुआत या साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है, ठीक है, उस साक्ष्य के बारे में जिक्र करें तो सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका के नाना घाट अभिलेख से जो है भूदान की परंपरा की शुरुआत और जानकारी प्राप्त होती है। भूदान, और किसको किसको किया गया था भाई? तो ब्राह्मण लोगों को भूदान दिया गया और जो बौद्ध थे उनको भी भूदान दिया जा रहा है। तो भूमि अनुदान, उन पर टैक्स नहीं लगता था। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये वही अभिलेख है जिसके बारे में हमने बताया आपको कि भूमि अनुदान का पहला अभिलेखी साक्ष्य। तो ये भी आप लिखिए, भूमि अनुदान का पहला अभिलेखी साक्ष्य, पहला अभिलेखी साक्ष्य जो है। तो कई बार ये परीक्षा में बनेगा भाई। मैं फिर कह रहा हूं, मैं उन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देता हूं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर वाकई में आपको क्लास सहज और सरल लग रही हो तो निश्चित रूप से आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि अब आपका भी वक्त है कि आप भी जोश दिखाएं। और आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि पिछले लंबे समय से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम हमेशा प्रयास करते हैं कि बेहतर हो, और हम बेहतर करेंगे, बहुत बेहतर करने वाले हैं। तो यहां पर आप इस चीज़ को देखेंगे तो सातकर्णी प्रथम से यही प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है। इससे अधिक कोई प्रश्न नहीं बनेगा, क्योंकि अल्प शासन काल में ही सातकर्णी प्रथम की मृत्यु हो जाती है। तो यहां से एक तो आपको ध्यान रखना होगा कि 2 अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, तो सातकर्णी प्रथम और इनकी रानी का नाम नागनिका, जिसका एक अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, नाना घाट अभिलेख। उसमें क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भूमि अनुदान का पहला अभिलेखी साक्ष्य जो है वह इसी में वर्णित है, जिसमें ब्राह्मण और बौद्ध को जो है आप देखेंगे भूमि अनुदान की बात की गई। इसके बाद जो शासक होता है उसका नाम होता है हाल। अगला शासक होते हैं हाल। इनको कहीं कहीं पर हल भी कह दिया गया है, हाल या हल। देखिए हाल के बारे में एक बात मैं आपको बताऊं कि हाल, इनको शासन सत्ता में बहुत ज्यादा रुचि नहीं थी। ये युद्ध करना, लड़ाई करना, इसमें बहुत ज्यादा रुचि नहीं रखते थे। कहा जाता है कि जो हाल हैं या हल हैं ये साहित्य प्रेमी थे। क्या थे भाई? साहित्य प्रेमी। तो हम लिख देते हैं कि साहित्य प्रेमी थे। साहित्य के साथ इन्होंने प्रेम किया, यानी कि एक कवि थे। अब जब साहित्य प्रेमी हैं तो जाहिर सी बात है इनकी रचना भी होगी।
तो इनकी एक रचना है गाथा सप्तशती, सॉरी, गाथा सप्तशती। और ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि गाथा सप्तशती किसकी रचना है, तो गाथा सप्तशती हाल या हल की रचना है। अब प्रश्न ये बनता है कि किस भाषा में लिखी गई है, तो भाई प्राकृत भाषा में लिखी गई है, प्राकृत भाषा में। एक बात मैं आपको बताऊं, देखिए जो संस्कृत भाषा है वह बौद्धिक वर्ग के लोगों की है, लेकिन प्राकृत भाषा जो है वह जन सामान्य की है, यानी कि जन सामान्य तक अपनी बात को रखने का प्रयास जो है हाल या हल के द्वारा किया गया है। शासक थे लेकिन साहित्य प्रेमी थे और इन्होंने गाथा सप्तशती की रचना की। इनके समय में कई ऐसे साहित्यकार हैं जिनको राजाश्रय प्रदान किया गया। इनके समय के साहित्यकार या समकालीन साहित्यकार बात करें, समय के साहित्यकार मैं कुछ नाम लिखता हूं और उनकी रचनाओं का भी इसी बहाने आपको उनकी रचना के बारे में जानकारी मिल जाएगी। देखिए, पहला नाम है गुणाढ्य, ठीक है। इनकी रचना है बृहद कथा कोश, बृहद कथा कोश, कई बार पेपर में क्वेश्चंस के रूप में बना है। अगला शर्ववर्मन, शर्ववर्मन, इनकी रचना है कातंत्र, कातंत्र, और ये संस्कृत भाषा में है। तो आप यहां पर देखेंगे कि जो हाल हैं, ठीक है, वह साहित्य प्रेमी हैं और इन्होंने गाथा सप्तशती की रचना प्राकृत भाषा में की। इनके समय के साहित्यकारों में गुणाढ्य जिनकी रचना है बृहद कथा कोश और शर्ववर्मन जिनकी रचना है कातंत्र, जो कि संस्कृत भाषा में है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले शासक की, जिनको इतिहास में गौतमी पुत्र सातकर्णी के नाम से जाना जाता है। आप यहां पर अब हम बात करेंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी की। चलिए, गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। आप सभी लोग एकदम पॉइंट आउट करते हुए चलिएगा, डेली आपके बीच में क्लास आएगी। गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो शासन काल है, यहां से आपको शासन काल देखने को मिलेगा। आप यहां पर देखेंगे शासन काल इनका 106 ईस्वी से लेकर के 130 ईस्वी तक, पहला पॉइंट। दूसरा, यह इस वंश के महानतम शासकों में से एक हैं, महानतम शासक, महानतम शासक, इस वंश के महानतम शासक। कैसे शासक हैं? महानतम शासक। इससे पहले आप देखेंगे सातकर्णी प्रथम पहला महान शासक, लेकिन पहला महानतम शासक के रूप में गौतमी पुत्र सातकर्णी को याद किया जाता है। इनकी माता का नाम क्या है भाई? इनकी माता का नाम बलश्री, बलश्री, ठीक है। तो इनकी माता का नाम बलश्री है। और मैं आपको बता दूं, इनका एक अभिलेख है, इसीलिए यहां पर मैं इनकी माता के नाम का जिक्र किया हूं। इनका एक अभिलेख है। कौन विद्यार्थी बताएगा? इनका अभिलेख है नासिक अभिलेख। कौन सा अभिलेख है भाई? नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख। नासिक में भगवान शंकर का कौन सा ज्योतिर्लिंग है? नासिक अभिलेख। यहां पर आप देखेंगे नासिक अभिलेख। और इस अभिलेख में क्या कहा गया है? इस अभिलेख में आप देखेंगे कि गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा गया एकमात्र ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण। इस अभिलेख में इसे एकमात्र ब्राह्मण कहा गया है। एकमात्र ब्राह्मण, एकमात्र ब्राह्मण। और क्या कहा गया है? अद्वितीय ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण। कई बार ये प्रश्न बना है साहब, अद्वितीय ब्राह्मण। तो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन वंश में कौन सा शासक है जिसको जो है एकमात्र ब्राह्मण कहा गया है, जिसको अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है? तो मैं आपको बता दूं, गौतमी पुत्र सातकर्णी। और इस बात की जानकारी कहां से प्राप्त हो रही है?
तो गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता बलश्री के नासिक अभिलेख से, बेटा नासिक अभिलेख से इस बात की जानकारी प्राप्त हो रही है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी को एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। तो इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इसने शक शासक नहपान को, इसके बारे में कहा जाता है बहुत पराक्रमी था, और इसने शक शासक नहपान को 2 बार पराजित किया। 2 बार क्या पराजित किया? पराजित करके उनको छोटा कर दिया, ठीक है। क्षमा चाहूंगा। तो शक शासक नहपान को पराजित कर उनकी हत्या कर दी। तो यहां पर लिखिए शक शासक नहपान को पराजित किया। शक शासक नहपान को पराजित किया और पराजित करने के बाद भाई हत्या भी कर दी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का पहला महानतम शासक हुआ। इनसे आपके एग्जाम में यह प्रश्न बनता है और आपको यहां पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था भाई जो परीक्षा में क्वेश्चंस बनेंगे उस पॉइंट को विशेष रूप से हम आपके बीच में इंडिकेट करेंगे। और दूसरा प्रश्न आता है कि किसने शक शासक नहपान को पराजित किया? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। एक बात और मैं आपको बताऊं, ये जो आंध्र सातवाहन वंश के शासक थे ना, इनमें आप देखेंगे कि इनके नाम के आगे विशेष करके जो है अभी हम आपको बताएंगे कि महिलाओं के नाम को भी जोड़ा जाता है। तो यहां पर आप इस बात को विशेष समझेंगे, ठीक है। इनका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी और आगे हम आपको बताएंगे। अब यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इनकी माता का नाम बलश्री है तो वहां पर गौतमी पुत्र क्या है? गौतम, इसका नाम था गौतम, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे ये लोग अपने पिता के नाम को भी लेते थे, लेकिन आगे चल करके आप देखेंगे विशेष करके कि मां के नाम का भी उल्लेख होता है। और प्रश्न ये बनता है कि महिला प्रधानता इस राजवंश में देखने को मिलती है। हालांकि इन्होंने पिता के नाम का अपने साथ उल्लेख किया, यह प्रश्न बनता है। जैसे गौतमी पुत्र, यहां पर एक बात और, गौतमी विशेष करके इनके पिता की ओर इंडिकेट करता है, लेकिन प्रश्न बनता है कि मातृ सत्तात्मक सत्ता थी या फिर पितृ सत्तात्मक। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि सातवाहनों में मातृ सत्तात्मक सत्ता की ओर इंडिकेशन मिलता है, ठीक है। सत्ता की ओर इंडिकेशन का मतलब कि इन्होंने विशेष करके महिलाओं को विशेष रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास किया और उनकी स्थिति अन्य शासनकाल की तुलना में बेहतर थी। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो आप देखेंगे कि ये अभिलेख और यहां से इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अब हम लोग अगले शासक की तरफ बढ़ते हैं। जी हां, जिसका नाम है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। अगला शासक वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, ये अगला शासक है, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। इनका शासनकाल आप लोग लिख ले। शासनकाल क्लास को गति दी जाएगी, कहीं पर भी क्लास डिस्टर्ब आपका नहीं होने वाला है। 130 ईस्वी से लेकर के 154 ईस्वी तक, 154 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, यानी कि 24 वर्ष तक, ठीक है। इनके बारे में 2 महत्वपूर्ण बात। इसे शक शासक रुद्रदामन ने 2 बार पराजित किया था भाई। इसे शक शासक रुद्रदामन ने पराजित कर दिया। रुद्रदामन ने 2 बार पराजित किया, 2 बार पराजित किया। हालांकि इनको मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? पराजित किया जबकि मारा नहीं, जबकि आपको पता है कि इनसे पहले के शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को पराजित करके मार दिया था, लेकिन वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को शक शासक रुद्रदामन ने 2 बार पराजित किया, लेकिन इसके बाद भी नहीं मारा। उसके पीछे कारण क्या था कि इसके एक भाई थे, ठीक है, जिनका नाम था शिव श्री सातकर्णी। तो यहां पर कहा जाता है कि रुद्रदामन ने अपनी पुत्री का विवाह इसके भाई किसके साथ भाई? शिवश्री सातकर्णी के साथ किया। तो इसीलिए आप देखेंगे कि कुछ बातें यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है सातवाहन वंश से, ठीक है,
कि यहां पर आपको देखने को मिला कि इसके भाई शिव श्री सातकर्णी के साथ विवाह किया था, इस वजह से जो है कहा जाता है कि इसको जो है जान से नहीं मारा। खैर, इसके बाद अगला शासक इसका भाई होगा शिव श्री सातकर्णी। चलिए शिव श्री सातकर्णी पर हम बात कर लें। शिव श्री सातकर्णी। शिव श्री सातकर्णी के बारे में कोई विशेष क्वेश्चन नहीं बनता है आपके एग्जाम में, और इनका शासनकाल आप देखेंगे कि 154 ईस्वी से लेकर के तकरीबन 165 ईस्वी तक माना जाता है, लेकिन कोई विशेष महत्वपूर्ण शासक नहीं थे। आप देखेंगे कि इनका विवाह जो है रुद्रदामन की पुत्र से हुआ था, तो ये रुद्रदामन के दामाद थे, रुद्रदामन के दामाद। ठीक है, बस इतना ही। इसके बाद अगला शासक होगा यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी ये अगला शासक है, यज्ञश्री सातकर्णी। और यहां पर आप देखेंगे कि इनका शासन काल अगर देखा जाए, पॉइंट आउट कर लीजिए, तो 165 ईस्वी से लेकर के तकरीबन 194 ईस्वी तक का शासन काल होता है। इनके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। कहा जाता है कि इन्होंने सिक्का जारी किया, और इनके जो सिक्के हैं ना साहब, इनके सिक्कों पर जलयान का चित्र है, जलयान का चित्र। अब प्रश्न बनता है कि जलयान के चित्र से क्या आशय है? तो इसका मतलब कि इनका आप देखेंगे कि विशेष करके समुद्र के प्रति प्रेम, व्यापार बिजनेस नाव के माध्यम से, इन सब के प्रेम को दिखाता है। तो व्यापार के प्रति प्रेम, ठीक है, समुद्र के प्रति प्रेम, ठीक है, नदी के प्रति प्रेम। तो इस तरह से आप देखेंगे कई बार ये प्रश्न बनता है कि किसके सिक्कों पर जलयान का चित्र अंकित है? तो यज्ञश्री सातकर्णी के। कहा जाता है कि यज्ञश्री सातकर्णी के बाद के जो शासक हुए वह कमजोर साबित हुए, और जब जब शासन सत्ता में कमजोर शासक होगा तब तब इस बात को हमें कहने में अब कठिनाई नहीं होगी कि सत्ता परिवर्तन सुनिश्चित है, और पुनः कोई एक ऐसा व्यक्ति आएगा जब शासन सत्ता से कमजोर शासकों को हटा करके फिर से एक नए मजबूत राजवंश की स्थापना करने का प्रयास करेगा। तो कहा जाता है कि सातवाहनों का जो शासन काल है, जो साम्राज्य विस्तार है, क्षेत्र है, वह धीरे धीरे कमजोर शासक आने की वजह से समाप्त होने लगता है, और इनके बाद जो शासक होते हैं या जिन राजवंशों का विशेष करके अभ्युदय होता है, उनमें आप देखेंगे सातवाहनों के बाद या सातवाहन के राज्य को अन्य राजवंश के शासकों ने अपने अधीन किया। और कौन कौन से थे उनमें? तो आप यहां पर देख लें। उनमें आप देखेंगे जैसे आभीर वंश, इन लोगों ने राज्य को अपने नियंत्रण में लिया। कुछ बचे इक्ष्वाकु वंश लोगों ने इनके कुछ राज्य को अपने नियंत्रण में लिया, और कुछ थे चूटू सातकर्णी, ये भी इन्हीं की कोई शाखा रही होगी। तो इन लोगों ने सातवाहनों के साम्राज्य को आगे चल करके विभाजित कर लिया। यहां पर इक्ष्वाकु वंश के बारे में 2-3 बात आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इक्ष्वाकु के बारे में देख लीजिए। कहा जाता है कि सातवाहनों के सामंत थे, सातवाहन के सामंत, पहला पॉइंट। दूसरा, इन्हें पुराणों में इन्हें श्री पर्वती तथा आंध्र भृत्य कहा गया है। श्री पर्वती के साथ साथ आंध्र भृत्य भी कहा गया। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि आंध्र भृत्य किसे कहा गया है। और तीसरा, अगर इनके संस्थापक की बात करें तो साहब इनके संस्थापक में श्री शांत मूलक नाम दिया गया है। श्री शांत मूलक, तो श्री शांत मूलक इनके संस्थापक थे। और इन्होंने क्या कराया था भाई? अश्वमेध यज्ञ कराया था, अश्वमेध यज्ञ।
तो यहां पर इक्ष्वाक वंश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको आप देख सकते हैं, जो आपकी परीक्षा में बनता है। कहा जाता है कि इनके उत्तराधिकारी, ठीक है, श्री शांतमूलक के बाद इनके उत्तराधिकारी कौन हुए, यह भी प्रश्न आता है। इनके उत्तराधिकारी हुए वीर पुरुष, नाम भी देखिए, वीर पुरुष दत्त। तो इनके उत्तराधिकारी हुए वीर पुरुष दत्त, और इन्होंने क्या किया था। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं, ये जो इक्ष्वाक वंश के लोग हैं ना, ये साहब बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, क्योंकि वीर पुरुष दत्त ने क्या किया था, नागार्जुन कोंडा यहां पर एक स्तूप बनवाया था। क्या बनवाया था, एक स्तूप। इससे यह पता चलता है कि इक्ष्वाक वंश के जो शासक थे वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, और इनका एक शासक होता है वीर पुरुष, जिसने नागार्जुन कोंडा में साहब क्या किया था, एक स्तूप का निर्माण कराया था। अब हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण राजवंश की, ठीक है, यहां तक की बात हमारे विद्यार्थियों को समझ में आ रही है। तो चलिए, अब जो अगला इंपॉर्टेंट राजवंश है वह है कलिंग का चेदी वंश। बहुत ही महत्वपूर्ण है कलिंग का चेदी वंश। चलिए, कलिंग का चेदी वंश, ये महत्वपूर्ण है। शुंग वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश, यही सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ठीक है। तो इस वंश का संस्थापक कौन था, पहले मैं यहां पर लिख दूं, संस्थापक महामेघवाहन, ठीक है। तो महामेघवाहन चेदी वंश का संस्थापक था। कलिंग यानी कि उड़ीसा के आसपास का क्षेत्र, इस बात को आप समझ पा रहे हैं। अब इस वंश का महान शासक कौन हुआ भाई, महान शासक कौन बताएगा, महान शासक कौन हुआ, इस वंश का महान शासक खारवेल हुआ। कौन हुआ भाई, खारवेल। खारवेल किस धर्म को मानता था भाई, जैन धर्म को। अच्छा, प्रश्न बनता है कि खारवेल के बारे में जानकारी या कलिंग के चेदी वंश के बारे में जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है। तो जानकारी के स्रोत की बात करें, चलिए हमारे विद्यार्थी मुझे बताएं, भले ही हमारी रिकॉर्डेड क्लास है पर मुझे बताएं, खारवेल का एक इंस्क्रिप्शन है, खारवेल का एक अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख। ये किसका है भाई, खारवेल का है। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का है, कलिंग नरेश खारवेल का है। और इसी अभिलेख में कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमें जानकारी प्राप्त होती है, अगर आप इजाजत दें तो साहब हम एक एक बिंदु आपके बीच में रखें। कलिंग वंश का संस्थापक महामेघवाहन है, महान शासक खारवेल है जो जैन धर्म को मानता है। इन सब के बारे में जो भी जानकारी हमें प्राप्त होती है, हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि खारवेल का है। और अगर आप इजाजत दे दिए हो तो हाथी गुम्फा अभिलेख में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, आइए उसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। पहला तो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल है। तो खारवेल सबसे प्रतापी शासक, पहला पॉइंट। अब आप कहोगे सर ये कौन सी बहुत बड़ी बात आपने कर दी, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो अगला पॉइंट लिखिएगा। आपको याद होगा कि एक शासक था जिसने अशोक से पहले कलिंग को अपने नियंत्रण में लिया था। अब प्रश्न अगर बने कि फर्स्ट रूलर ऑफ मगध एम्पायर हु विक्ट्री ओवर कलिंग, पहला शासक मगध साम्राज्य का कौन था जिसने कलिंग पर अधिकार किया था, तो शायद अब आपको याद आ रहा होगा कि कलिंग पर अधिकार अशोक से पहले मगध का एक शासक था जिसने कलिंग पर अधिकार कर लिया था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महापद्मनंद की। तो चलिए आप यहां पर इस पॉइंट्स को लिखिएगा कि मगध का पहला शासक, मगध का पहला शासक, मगध में वंश की बात नहीं है, मगध का पहला शासक कौन था भाई, यहां पर महापद्मनंद किस वंश का था, नंद वंश का था। तो महापद्मनंद मगध का पहला शासक जिसने कलिंग पर अधिकार किया, जिसने
कलिंग पर अधिकार किया, कलिंग पर अधिकार किया। तो एक पॉइंट आपको इसलिए कहा जाता है कि अशोक जब आक्रमण करता है कलिंग पर, तो हालांकि अशोक के आक्रमण करने के तीन महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। पहला तो कलिंग के रास्ते और दक्षिण भारत के साथ व्यापार करना चाह रहा था, क्योंकि व्यापारिक दृष्टिकोण से दक्षिण भारत बहुत महत्वपूर्ण था। दूसरा, कलिंग हाथियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था और युद्ध क्षेत्र में हाथियों की जरूरत कितनी पड़ती थी। और तीसरा, अशोक ये भी कहता है कि मुझसे पहले मगध के शासकों ने कलिंग को अपने नियंत्रण में लिया था और कलिंग बीच में स्वतंत्र हो गया है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं कलिंग को दोबारा से अपने नियंत्रण में लूं। इसीलिए अशोक आगे चल करके कलिंग पर आक्रमण करेगा। और आपको पता है कि तकरीबन लाखों लोग मारे जाते हैं और उसके बाद अशोक फिर बौद्ध धम्म को स्वीकार करता है, मतलब धम्मम शरणम की बात करता है। युद्ध नीति की जगह पर शांति नीति को सोचता है। फिर इसके बाद भेरी घोष की जगह पर धम्म घोष की बात करता है। खैर वहां पर हम लोग बात नहीं करेंगे, उस पर चर्चा कर चुके हैं। लेकिन ये प्रश्न बनता है साहब कि अशोक से पहले कलिंग को मगध का वह कौन सा शासक था इसने अपने नियंत्रण में लिया? तो महापद्म नंद ने लिया, और इस बात को आपको विशेष रूप से जानना है। इसके अलावा एक बात और भी है, महापद्म नंद ने जब कलिंग पर आक्रमण किया और अधिकार किया था, तो यहां पर उसने क्या किया था? यहां पर एक नहर भी खुदवाई थी, एक नहर भी खुदवाई थी। इस बात की जानकारी आप लोगों को है कि नहीं है? तो इस तरह से आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इसके अलावा इस अभिलेख में और भी कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, मैं यहां पर पॉइंट आउट कर देता हूं, आप लोग भी लिखिए। जैन भिक्षुओं को ग्राम दान दिए जाने का उल्लेख है। जैन भिक्षुओं को ग्राम दान में दिए जाने का उल्लेख है, दान में दिए जाने का उल्लेख है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इससे इस बात की जानकारी मिलती है कि ये जैन धर्म के मानने वाले लोग होंगे। अगला पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। और कहा जाता है कि यह प्रथम उल्लेख इसी अभिलेख में हुआ है, ठीक है। मतलब कि जैन भिक्षुओं को ग्राम दान दिए जाने का जो उल्लेख है वह पहली बार किस अभिलेख में है? तो इसी अभिलेख में है, पहली बार। तो किस अभिलेख में है? हाथी गुम्फा अभिलेख। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? खारवेल का है। अगला पॉइंट आप देखिएगा, इस अभिलेख में दक्षिण के 3 राज्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस अभिलेख में दक्षिण के 3 राज्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कौन कौन से हैं भाई? तो आप देखिएगा, चोल, चेर और पांडे। मतलब कि अगर मैं यहां पर ऐसे बनाऊं और हमारे स्टूडेंट्स यहां पर देखें, तो साहब आप यहां पर देखिएगा, ये आपके हो गए चेर, ये आपके हो गए चोल, ये आपके हो गए पांडे। संगम काल जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में जानकारी डिटेल में मिलेगी। बट कई बार प्रश्न आता है कि खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में जिन 3 राज्यों के बारे में बात हुई है वो चोल, चेर, पांडे थे, तो यहां पर आप इसे विशेष रूप से देखेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि कहा जाता है कि पांड्य शासक के यहाँ मतलब चेर एवं पांड्यों का जी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं यहां पर देख लूं, ठीक है। तो ये पर्याप्त है। इसके बाद और भी कई राजवंश हैं जो शासन करते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मौर्योत्तर काल में जिन महत्वपूर्ण राजवंशों के बारे में, जो क्षेत्रीय राजवंशों के बारे में हमें आपको जानकारी देनी थी, वो यही है। यानी कि शुंग वंश और कण्व वंश से कोई विशेष क्वेश्चंस नहीं आता है, शातवाहन वंश और चेदी वंश। तो आप देखेंगे कि इनमें से शुंग वंश के लोग ब्राह्मण थे, शातवाहन भी ब्राह्मण थे, बीच में हमने वाकाटक के बारे में पढ़ा, वो भी ब्राह्मण थे। तो ये सब लोग, और इनका एक आधिपत्य था, इसीलिए मौर्योत्तर काल को ब्राह्मण काल के रूप में और उसके साम्राज्य को ब्राह्मण साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। लेकिन इसके अलावा और भी ऐसे राजवंश हुए जिन्होंने अन्य अलग धर्मों को भी महत्ता दी। जैसे आप देखेंगे जैन धर्म को जो है कलिंग के चेदी वंश के लोगों ने इंपॉर्टेंस दिया, इक्ष्वाक वंश के लोगों ने बौद्ध धर्म को इंपॉर्टेंस दिया, जबकि सातवाहन वंश के लोग और इसके बाद शुंग वंश के लोग ने ब्राह्मण धर्म को महत्ता दी। तो यहां पर आप इस चीज को देख पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे मौर्योत्तर काल में विदेशी शासकों की। मौर्योत्तर काल
विदेशी शासक, विदेशी शासक। ठीक है, तो ये कल क्लास होगा और यहां से हम आज अपनी क्लास को समाप्त करते हैं और कल क्लास यहां से करेंगे। जिस किसी भी विद्यार्थी को किसी प्रकार की जानकारी चाहिए भाई, वो 8010045904 जो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे मैसेज कर सकता है और कॉल भी कर सकता है। ठीक है, बाकी क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच अपने सभी विद्यार्थियों को। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।